जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने YouTube चैनल जैकब एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों हमारे इस सेशन में चल रहा है आपका विशेषण, और विशेषण का एक वीडियो जैकब एकेडमी चैनल के पे अपलोड है, उसे आप देख सकते हैं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी लोगों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। और आप करवाइए, थोड़ा सा अपनी भी हमारे योगदान दीजिए। और इसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपको छोटी छोटी चीज़ों से एकदम हम लोग पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, और आपको बिल्कुल कंटेंट जो मिलेगा एकदम बिल्कुल परफेक्ट किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित, जिसमें आपको हिंदी पूछे और इंग्लिश भी चल रहा है, आपका साइकोलॉजी भी चल रहा है। तो आइए, विशेषण में मैंने जो बताया है आपको कि विशेषण विकारी का एक रूप है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था ये विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कहिए तो कोई दो राय नहीं है। और विशेषण में मैंने आपको एक वीडियो बताया है, उसमें मैंने विशेषण के परिभाषा बताया है, विशेषण के प्रकार बताए और कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं। पहला था आपका, यहाँ पे लिख लीजिए विशेषण। पहला था आपका गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। फिर था आपका संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। फिर था आपका परिमाण बोधक विशेषण, और फिर है आपका सार्वनामिक विशेषण। 4 प्रकार के होते हैं और 4 में से मैंने आपको 2 को बता दिए हैं कि ये जहाँ पे किसी के गुण को बताए, ये जहाँ पे किसी की संख्या को बताए, वहाँ पे हमारा क्या होता है गुणवाचक विशेषण। जहाँ पे संख्या की बात होगी वहाँ पे हमारा क्या होता है संख्यावाचक विशेषण। आज हम पढ़ेंगे आपका परिमाण बोधक विशेषण, और विशेषण यही कहता है कि जहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य भी आपको बताए हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे ही विशेष्य कहा जाता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है। और प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। तो आइए, इसमें पहला नंबर, और इसमें तीसरा नंबर जो है हम देखेंगे आपका परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण क्या कहता है कि जहाँ पर किसी वस्तु की माप तौल का बात हो या माप तौल की जा सके, वहाँ पे हम क्या होता है परिमाण बोधक विशेषण होता है। जहाँ पर जैसे हम लिख दें कि जिस विशेषण से किसी वस्तु के माप तौल का पता चले, उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। कह रहा है कि जहाँ पे किसी वस्तु के माप तौल का पता चले उसे हम क्या कहते हैं परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम कह दें कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो। कह रहा है कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, यानी कितना मीटर, यानी कपड़े को हम जो है उसको हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि गट्ठर के रूप में रहेगा तो आप बता सकते हैं। अगर गट्ठर कहीं पे बांध के रखा हो, चाहे किसी अलमारी पे या टेबल पे उसको सहेज कर रखा हो, तो आप उसे गिनती के तौर में बता सकते हैं कि इतने गट्ठर रखे हुए हैं। लेकिन अगर कपड़े की बात हो जाएगी तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमको 1 किलो कपड़ा दे दीजिए या 3 कपड़ा दे दीजिए। 3 कपड़ा जब लेंगे आप, जब वो सिलाया हुआ रहेगा
या किसी चीज़ का टुकड़ा लेना हो तो आपका, और वो बनावट पहले ही से आकृति उसकी बनी रहेगी तो आप कह सकते हैं। लेकिन हमको जब कपड़ा हम खरीदने जाते हैं दुकान पे तो जो गट्ठर लगा रहता है उसी में से हम कहते हैं कि जो हमको 2 मीटर दे दीजिए, 10 मीटर दे दीजिए, 5 मीटर दे दीजिए, ऐसे हम कपड़े की खरीदारी करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हमको एक गट्ठर दे दीजिए पूरा, चाहे आपको जितनी आवश्यकता रहती है उतनी ही मांगते हैं। तो आप मांगेंगे कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, तो ये जो 2 मीटर है वही हमारा क्या हो जाता है कि परिमाण बोधक विशेषण हो जाता है। परिमाण बोधक विशेषण इसे कहते हैं। कपड़ा आपका हो जाएगा संज्ञा, और कौन सा संज्ञा यदि कह दे तो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, क्योंकि कपड़े में कई प्रकार के कपड़े हैं, तरह तरह की कंपनियों के कपड़े हैं, तो इसमें इसलिए उसको हम जाति विशेष में रखेंगे कपड़े को, और उसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम रख सकते हैं। अगला है, जैसे मैं कह दूं एग्जाम्पल कि उसे 1 किलो चीनी दे दो। अब यहाँ भी जो 1 किलो की बात कह रहा है, तो चीनी जो हमारी होती है उसको हम दानों के रूप में या संख्या के रूप में नहीं गिन सकते कि हमको 5 चीनी दे दीजिए, चाहे 10 चीनी दे दीजिए, ऐसे नहीं कहेंगे। हम उसको वजन या माप तौल के ही भाव में देखेंगे। हम कहेंगे कि हमको 1 किलो दे दीजिए, आधा किलो दे दीजिए, 5 किलो दे दीजिए, 10 किलो दे दीजिए, ऐसे कहेंगे आप। तो जहाँ पे माप तौल की बात आ जाए, 1 किलो चीनी को हम गिन नहीं सकते हैं कि उसे संख्यावाचक में आप रखेंगे, और उसको माप तौल के ही रूप में लिया जाता है। तो हमारा ये जो 1 किलो है ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। परिमाण बोधक विशेषण आपका ये हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि पिताजी बाजार से 2 लीटर दूध खरीद कर घर लाए हैं। अब यहाँ पे आपसे इसमें पूछ दे कि इसमें परिमाण बोधक विशेषण कौन है, तो आपका दूध जो हो जाएगा वो नाउन यानी संज्ञा हो जाएगा, और उसके पहले जो 2 लीटर लगा ये हमारा माप तौल कर रहा है उसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। 2 लीटर, 2 किलो, ये सब चीज़ें हैं। जैसे मैं कह दूं कि हमको 1 लीटर पेट्रोल चाहिए या हमको 5 लीटर डीजल चाहिए, तो यहाँ पे माप तौल की बात आ जाए, जिसको हम वजन करें, वजन के तौल पे हमको मिले या मार्केट में दिखे, वो चीज़ें हमारी क्या आ जाती हैं कि इसमें परिमाण बोधक में। जैसे हम कह दें कि हमको 5 किलो सेब दे दीजिए, तो 5 किलो सेब दे दीजिए, तो हम सेब को नहीं गिन रहे हैं, हम उसके माप को गिन रहे हैं कि 5 किलो है। अगर सेब को गिनेंगे तो वो संख्यावाचक में आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि टेबल पे 10 सेब रखे हैं, तो यानी सेब की गिनती आपने कर लिया, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। और मैं कह दूं कि हमको 5 किलो सेब दे दीजिए, तो हमारे माप तौल की बात आ जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। लिख लीजिए, जैसे मैं कह दूं कि आप मुझे 5 किलो सेब तौल दीजिए। आप मुझे 5 किलो सेब तौल दीजिए। सेब का सीजन चल रहा है, आप भी खाइए, परिवार को भी खिलाइए, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल भी लिखा। 5 किलो सेब जब हम लेंगे तो उसको माप तौल की बात होगी, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण, ठीक ना। अंतिम आपका है इसके आगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण अंतिम है, उसको भी हम बता देते हैं। विशेषण आज खत्म हो जाएगा। तो जितने भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही एकदम इजी टाइप में, एकदम 0 लेवल से आपको बताया गया है और दिखाया गया है। तो आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, चैनल पे देखते रहिए, चैनल के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। 4 नंबर आपका है
सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ये क्या कहता है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह ही संज्ञा की विशेषता बताए, वहाँ पर या उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कह रहा है साथियों कि जब कोई सर्वनाम शब्द आपको पता है, मैंने बताया भी है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए, यानी कोई संज्ञा हो और उसके पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ हो और वो विशेषण की तरह ही, यानी वो जो सर्वनाम है वो वहाँ पे विशेषण का कार्य करे, यानी विशेषण की तरह ही संज्ञा की विशेषता बताए, यानी उस संज्ञा की वो गुण बताए, यानी उसकी विशेषता को बताए, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है कि सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे मैं कह दूं कि वह आदमी व्यवहार में कुशल है। वह आदमी व्यवहार में बहुत कुशल है, यानी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, आदमी जो है आपका ये संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। और इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है? सर्वनाम शब्द का। तो यही सर्वनाम शब्द हमारे विशेषण के तौर पे संज्ञा की विशेषता बता रहा है, यानी इस आदमी की विशेषता बता रहा है कि वह आदमी कौन? वह आदमी, यानी हम इंगित कर रहे हैं या हम दिखा रहे हैं या उसको बता रहे हैं कि वह आदमी व्यवहार में कितना है? कुशल है, यानी बहुत अच्छा है। तो ये जो वह है, यही इस व्यक्ति की विशेषता को बता रहा है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम कह दें कि कौन छात्र मेरा काम करेगा? कौन छात्र मेरा काम करेगा? ठीक, कौन छात्र जो है, यानी छात्र हमारा क्या है? वो आपका आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, और इसके पहले ये हमारा क्या है? सर्वनाम लगा है, और ये विशेषता बता रहा है कौन छात्र की, यानी पूछ रहा है क्वेश्चन टाइप में, प्रश्नवाचक के तौर पे कि कौन छात्र मेरा काम करेगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण आपके सार्वनामिक खत्म हुआ, और चारों विशेषण मैंने आपको बता दिए: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आइए दो चार एग्जाम्पल भी आपको बताते हैं, कुछ जो पेपर में कैसे पूछता है और कैसे आता है, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कैसे पूछेगा। दो चार एग्जाम्पल आप देख लीजिए। और बहुत ही छोटा चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था। कि जैसे मैं कह दूं कि स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे दे देगा। इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें कौन सा विशेषण है? और इसको अंडरलाइन कर देगा स्वस्थ को। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, और ऑप्शन आपके रहेंगे गुणवाचक,
दूसरा आपका रहेगा संख्यावाचक, तीसरा आपका रहेगा परिमाणबोधक, और चौथा सी और डी आपका रहेगा सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे बच्चों की विशेषता क्या बता रहा है, या बच्चे कैसे हैं, स्वस्थ हैं, तो उनके गुण को बता रहा है। तो जहाँ पे गुण बताया जाए वहाँ पे कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण। दूसरा पूछ दे जैसे कि दोनों भाइयों में बड़ा कौन है। दोनों भाइयों में बड़ा कौन है। तो यहाँ पे न गुण की बात हो रही है, न परिमाण की बात हो रही है, न सार्वनामिक की बात हो रही है, यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, यानी दो भाई है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम कह दें आपसे कि आज कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। आज कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। 40 को अंडरलाइन कर देगा। कौन सा विशेषण है, तो आप बताएंगे कि यह आपका संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है। मैं कह दूं आज पापा ने मुझे 100 रुपये दिए हैं। तो 100 रुपये यानी आप गिने हुए हैं, पैसा गिनती के तौर पे ही आता है, किलो के तौर पे नहीं आता है। तो आप इसे गिन सकते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और एग्जाम्पल दे दे कि मैं प्रतिदिन 5 लीटर पानी पीता हूँ। मैं प्रतिदिन 5 लीटर पानी पीता हूँ। तो 5 लीटर आपका क्या है, माप तौल की बात है आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमाणबोधक विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दे के अंडरलाइन करके पूछता है कि इसमें कौन सा विशेषण है या इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और बहुत अच्छी तरह से समझा भी दिया गया है आपको। और इसी के साथ विशेषण की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आगे हम आपको अभिकारी बताएंगे। अभिकारी में भी 4 चीज़ें आती हैं। शब्दों के वर्गीकरण में ये सब चीज़ें चल रही हैं। और एग्ज़ाम से संबंधित एकदम छोटी छोटी बात जिसको नहीं पढ़ा जाता है, नहीं देखा जाता है, वही चीज़ें 1-2 क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है, जिसको लेके कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो इसलिए आपको एकदम शुरू से हिंदी व्याकरण जो बताया जा रहा है, एकदम एक एक चीज़ आपको बताया जा रहा है कि कहीं से भी आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत समझ में आए या जो चीज़ नहीं समझ में आए, आप उसे कमेंट कर सकते हैं, फिर आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा या आपको संतुष्ट किया जाएगा। तो खूब जम के पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। कम से कम डेली 5-6 घंटे अपना समय निकालिए पढ़ने के लिए। और तैयारी में अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि आगे आपका SSC GD दिख रहा है और CTET का आवेदन चालू है। तो ये इसके लिए इस हिंदी व्याकरण का होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी है एग्ज़ाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट भी आपको बता दिया जाएगा। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करा दिए जाएंगे। तो पढ़ते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, हमारे जकाब एकेडमी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करते रहिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और आगे बने रहिए हमारे साथ। आगे के वीडियो में आपको बहुत सी अच्छी जानकारियों के साथ हम और कंटेंट अच्छा लेकर उपलब्ध होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, जय जकाब एकेडमी।